details, documentation, and whatever the issues related to GST claim. So participant now Hina Gandhi from VA Parik is with us, and she will take the GST. हिना जी, आपको रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में प्लीज बोलिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के यही रिक्वेस्ट है. Sure, Jita ji. Namaste. Good afternoon to everybody. I'm going to take documentation which is required. GST के अंदर documentation जो required है वो हम ले रहे हैं. Let me share the screen. Okay. GST के अंदर जो हमें असेसमेंट करना है वो सेल्फ असेसमेंट दिया गया. जिस तरह से हमें हमारे हिसाब से होता है मंथली या क्वार्टरली रिटर्न करना है, तो अपने ही हिसाब से हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है और पे करना है. सो कंप्लायंस वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट करते हैं, दैट इज थ्रू स्क्रूटिनी ऑफ रिफंड क्लेम, रिटर्न्स, ऑडिट जहां एप्लीकेबल है, और इन्वेस्टिगेशंस है. सो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री चेक से कंट्रोल कर रहे हैं रादर देन फिजिकल कंट्रोल. इसलिए टैक्स पेयर के ऊपर कुछ अकाउंट और कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कुछ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए ऑब्लिगेशन दिया गया है. लेट्स सी. एज पर सेक्शन 35 और रूल के हिसाब से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक से ज्यादा प्लेस दिखाई गई है, तो प्रिंसिपल प्लेस के ऊपर रखने के साथ साथ जो पर्टिकुलर प्लेस के रिकॉर्ड्स है वो पर्टिकुलर प्लेस पे रखने हैं. और ये रिकॉर्ड्स, ये अकाउंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी रख सकते हैं. और सेक्शन 35 के हिसाब से जहां भी एप्लीकेबल हो वहां ऑडिट भी जरूरी है. अभी देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है और वो किनको मेंटेन करना है. रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, इसमें जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया गया है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ रॉ मटेरियल, पॉलिश मटेरियल. इसमें मंथली रिकॉर्ड्स रखना है. अब कितना क्या यूज हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितनी गुड्स उसका यूटिलाइजेशन हुआ है और कितनी सर्विस ली गई है, और ये मैन्युफैक्चरर को रखना है. परचेज रजिस्टर, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन को परचेजेस की डिटेल रखना है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है. सेल्स रजिस्टर, अकाउंट्स ऑफ ऑल सेल्स मेड इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट. सारे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स जिसमें एक्सपोर्ट भी आ जाता है वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए मेंटेन करना है. स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर सारे रजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर को रखना है. इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, रिसीट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, गुड्स स्टोलन. मतलब कोई माल चोरी हो गया या गुम गया या किसी भी तरह से उसका राइट ऑफ कर दिया है, या फ्री गिफ्ट के हिसाब से दिया है, या फ्री सैंपल के हिसाब से दिया है, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. ये हमें रॉ मटेरियल और फिनिश स्टॉक, स्क्रैप और वेस्टेज, ये सबके साथ रखना है. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें ली है उनका
पूरा रिकॉर्ड रखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जहां भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन को रखना है, एक्सेप्ट जो रजिस्टर्ड पर्सन अपना टैक्स रूल 10 के हिसाब से पे करते हैं, मतलब कि कंपोजिशन डीलर। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के सामने आउटस्टैंडिंग आउटपुट टैक्स के सामने जो हमें इनपुट टैक्स क्लेम करना है, जो हमें एडजस्ट करना है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। आउटपुट टैक्स पेड, जीएसटी पेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सेक्शन 35(1) के हिसाब से हमें दूसरे भी रिकॉर्ड्स रखने हैं। सप्लाईज जो हमें रिवर्स चार्ज में जिसका हमें पेमेंट करना है, वो सब रजिस्टर्ड पर्सन को रखना है। इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चैलेंज, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर और ईवे बिल जहां एप्लीकेबल है, वो सब कुछ रखना है। अ सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, माल के सामने अगर एडवांस कुछ आता है तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। वो हमने एडजस्ट किया या वापस रिफंड कर दिया, उसका रिकॉर्ड रखना है। नाम, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर जिससे हमें माल और सर्विसेज आई है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ कस्टमर्स, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस जहां माल रखा गया है, इवन माल जहां स्टोर हुआ है ड्यूरिंग ट्रांजिट, उसका भी हमें एड्रेस वगैरह रखना है। सेक्शन 35 के हिसाब से कमिश्नर को नोटिफाई किया गया है कि वो टैक्सेबल पर्सन के लिए जहां भी जरूरी है वो एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या एडिशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लोग हमें बता सकते हैं और वो हमें इंसिस्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का डॉक्यूमेंट कहीं और दूसरी जगह पे है तो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन का ही माना जाएगा और उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स है उसी तरह से उसके स्टेप्स माने जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का माल उनकी रजिस्टर्ड प्लेस या सर्टिफिकेट पे मेंशन किए गए दूसरे एड्रेस की जगह पे प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट के सिवा कहीं मिलेगा तो वो सप्लाई मानी जाएगी। जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन का माल है उसने सप्लाई की हुई सप्लाई मानी जाएगी, मतलब कि सेल्स माना जाएगा और कॉमन लैंग्वेज में, और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। दूसरा, जैसे अभी बताया कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें अलग तरीके से रखने के लिए बोला जा सकता है, तो एज पर सर्कुलर नंबर 108 कंसाइनमेंट के लिए हमें सेपरेट रिकॉर्ड रखने के लिए बोला गया है। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जेम ज्वेलरी के लिए है, सो दूसरे रिकॉर्ड जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए है वो इसमें कंसिडर नहीं किए गए। सेंडिंग टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, हम लोग जो माल एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, उसके लिए ये जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से हमें सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि फोलियो नंबर है, डिस्क्रिप्शन माल का, कितनी क्वांटिटी है, वैल्यू पर यूनिट मतलब हमारे इसे वैल्यू पर कैरेट या वैल्यू पर पीस, और टोटल वैल्यू, डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी चलन नंबर, शिपिंग बिल नंबर, डेट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सप्लाइड, इनवॉइस। ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो है जहां हमने भेजा, राइट साइड में ऑलमोस्ट सारी वही डिटेल है जो वापस
माल हमें इंडिया में आया। ये एक बात बताना जरूरी है कि कंसाइनमेंट पे भेजा गया माल 6 महीने के अंदर वापस इंडिया में आ जाना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। और अगर उसके बाद 6 महीने के बाद इंडिया में वापस आता है तो वो इंपोर्ट माना जाएगा और इसके ऊपर जो भी ड्यूटी है वो भरनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी और कोई इंडस्ट्री का हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कुरियर एजेंसी का मुझे लेना जरूरी लग रहा है। कुरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टर्स अगर वो लोग रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनको कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोला गया है, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, जो माल देता है, वहां जहां माल डिलीवर करना है, क्या माल दिया गया, कभी माल दिया गया, स्पेसिफिक मूवमेंट किस तरह से हो रही है, किसने माल रिसीव किया, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास रखना है। इसका मैं इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें यहाँ पे क्यों जरूरी है। अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो हमें मेंटेन करना है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं एज पर रूल 57। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब जैसे हम सब लोग सॉफ्टवेयर में अभी मेजॉरिटी डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। वो जैसे दूसरे अकाउंट्स के लिए बताया गया उस तरह से ये रिकॉर्ड भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए, और जहां पे रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है वहां पे वो अवेलेबल होना चाहिए। ये रिकॉर्ड का प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। जब भी कोई डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे वो डिमांड करते हैं तो हमें वो प्रोड्यूस करना है, उसका पासवर्ड हमें देना है, उसका कोड्स हमें देना है, और ये रिकॉर्ड है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए विथ डिजिटल सिग्नेचर। अगर कोई भी रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड इरेज नहीं होना चाहिए, इवन मैनुअल रिकॉर्ड, या एडिट नहीं होना चाहिए या ओवरराइट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर सिर्फ क्लेरिकल एरर की वजह से कोई गलती है तो ठीक है, अदरवाइज उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, पूरा ऑथेंटिक वे में उसकी करेक्ट एंट्रीज पास होनी है। और अगर जब भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका हमें डिलीट और एडिटेड एंट्री का हमें लॉग मेंटेन करना मैंडेटरी है। ये सारे रिकॉर्ड हमें कब तक रखने हैं? अगर रिवीजन की या कोई भी तरह से कोई भी अपील है इन्वेस्टिगेशन की, डिपार्टमेंट ने चाहे फाइल की हो या चाहे असेसी ने फाइल की हो, तो वो ऑर्डर आने के बाद 72 मंथ्स, सॉरी, ऑर्डर आने के बाद 1 साल या 72 मंथ्स, जो भी लेटर है, दो में से जो ज्यादा है तब तक रखना है। या नॉर्मल सिचुएशन में एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद 72 मंथ्स यानी कि 6 साल तक रखना है। सपोज हम लोग 1920 का ईयर देखें तो उनकी रूटीन एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होगी 31 दिसंबर 2020। तो यहां से शुरू होके 6 साल तक हमें इसका रिकॉर्ड रखना है। ये तो हमने अकाउंट्स वगैरह देखा। अभी जीएसटी के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें रखना है, जैसे कि इनवॉइसेस एज पर सेक्शन 31 में इनवॉइस किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं, क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से इनवॉइस के फॉर्म में हमें डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और एज पर जीएसटी सीजीएसटी रूल 2017 के हिसाब से ये कुछ लिस्ट है। जैसे कि टैक्स इनवॉइस है जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होना है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस ये 0 रेटेड सप्लाई के लिए है। रिवाइज्ड इनवॉइस ये न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए है। अगर हमारा क्राइटेरिया में आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए
रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और सर्टिफिकेट आने के बीच का पीरियड में जैसे ही हमने कलेक्ट किया और सर्टिफिकेट आया, हमें एक रिवाइज इनवॉइस इशू करके उसके ऊपर रिस्पेक्टिव जो टैक्स आता है वो हमें पे कर देना है और एक रिवाइज इनवॉइस इशू करना है। बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर अगर एडवांस अमाउंट आता है, रिफंड वाउचर अगर एडवांस अमाउंट जब भी रिटर्न करते हैं, सेल्फ इनवॉइस, आरसीएम में अगर पेमेंट करने का हमें आता है तो पर्टिकुलरली वो पॉइंट के लिए सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। पेमेंट वाउचर अंडर आरसीए में पेमेंट करने के लिए सप्लायर को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, प्राइस एडजस्ट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस, डिलीवरी चलन, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अभी इनवॉइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके लिए जो एक प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है कि इसके ये सप्लाई हुआ। इनवॉइस से हमारा सप्लाई जो पर्टिकुलर चीज होती है उसका टाइम, प्लेस और सर्विसेज का ये प्रॉपरली उसका हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसका प्रॉपरली हम एनफोर्स कर सकते हैं। इसी के लिए जब भी इनवॉइस गलत बनाते हैं उसके लिए बहुत पेनल्टी है, या माल के बगैर इनवॉइस इशू की जाती है या इनवॉइस के बगैर माल भेजा जाता है, सप्लाई की जाती है, वो भी उसमें भी काफी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लेविएबल है। इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम इनपुट टैक्स ले सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, टैक्स इनवॉइस सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है जो टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करता है और वो सामने गवर्नमेंट को पे करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है रिसिप्ट वाउचर एंड रिफंड वाउचर। रिसिप्ट वाउचर अगर एडवांस पेमेंट आता है गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर इशू करना कंपलसरी है। अगर वो सामने इनवॉइस के सामने एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये रिफंड होता है, जब ये एडवांस रिपेड होता है वो टाइम पे रिफंड वाउचर इशू करना कंपलसरी है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जब भी किसी चीज की वैल्यू, कोई इनवॉइस की वैल्यू लेस जो है एप्लीकेबल है उससे लेस की गई हो, यानी कि गलती से अमाउंट या मटेरियल कम लिखा गया हो तो वो रेगुलराइज करने के लिए डेबिट नोट इशू की जाती है। और रिवर्स में अगर ज्यादा की गई हो तो हम क्रेडिट नोट इशू करनी चाहिए और वो बनानी चाहिए एज पर जीएसटी। जैसे कि सेल्स रिटर्न होता है तो हमने सेल्स में ज्यादा किया हुआ है अमाउंट नेचुरली और रिटर्न आया है तो हमें उनकी क्रेडिट कस्टमर को देनी है, ये वजह से क्रेडिट नोट इशू होगी। ओके, डिलीवरी चलन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए डिलीवरी चलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी माल सेल के बिना बाहर, एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सेल के बिना माल अगर बाहर जाता है तो वो डिलीवरी चलन से कंपनी होना चाहिए। कोई भी माल, कोई भी डॉक्यूमेंट के बगैर अगर कहीं बाहर गया, अपने प्रीमाइसेस से बाहर गया और वो किसी ऑफिसर ने पकड़ा तो वो कॉन्फिस्केटेड हो सकता है, सीज हो सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। ये क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए हमें इनवॉइस के बिना माल हम बेच सकते हैं। ये जॉब वर्क के लिए जब भी माल जाता है या और कोई पर्पस के लिए माल कहीं जाता है, कौन से पर्पस के लिए हम आगे आएंगे। नॉर्मली डिलीवरी चलन के साथ ई-वे बिल जाना चाहिए, बट ज्वेलरी सेक्टर के लिए ई-वे बिल एग्जेम्प्टेड है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल गुड्स।
इसमें एक बात बताना मैं जरूरी समझूंगी कि हमें अपने सप्लायर और कस्टमर दोनों के सारे डिटेल्स, नाम, एड्रेस, जीएसटीएन सब कुछ रखना जरूरी है। जैसे केवाईसी है, नो योर कस्टमर, उसी तरह से जीएसटी के लिए नो योर सप्लायर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो सारा रिकॉर्ड भी हमें रखना है। क्योंकि डिलीवरी चलन में हमने कई बार हमने ये माल किसी ब्रोकर को दिया, तो उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास होना जरूरी है, जिनको भी माल हम बेचते हैं। ठीक है, अभी डिलीवरी चलन के हिसाब से कौन कौन सी जगह पे माल नॉर्मली हम लोग भेज रहे हैं। ये जॉब वर्क के लिए, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड सेंड फॉर अप्रूवल बेसिस के लिए, माल दिखाने के लिए भेजा जा सकता है, सेल के लिए, सेल में दिखाने के लिए, नॉट फॉर सेल करने के लिए नहीं। सर्टिफिकेट पर्पस के, सर्टिफिकेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, अभी जो हमने अभी बताया, मैंने जो ट्रांसपोर्टर के लिए हमने डिटेल बताई, ट्रांसपोर्टर को सारी की सारी डिटेल रखनी है। और ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि जब हम डिलीवरी चलन से माल बेचते हैं किसी भी कुरियर एजेंसी से, तो हमें वो सारा रिकॉर्ड हमें प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर के पास तो सारा रहेगा ही, कुरियर एजेंसी के पास से गवर्नमेंट सारा डिटेल मंगवा सकती है। हमने कब माल भेजा, हमने किसको भेजा, कितने कैरेट भेजे, क्या वैल्यू के हिसाब से भेजा, वापस आया कि नहीं, ये सारा रिकॉर्ड कुरियर एजेंसी के पास तो है ही, वो लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। और अगर नॉर्मल हम अपनी पुरानी मेथड, जो झांगड़ मेथड के हिसाब से यहाँ से माल हमने कुरियर एजेंसी के हिसाब से बेच के सामने वाली पार्टी को जब मिल गया और हमने वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया, तो वो गलत मेथड है, वो हमें नहीं करना है। हमें कंपल्सरीली उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, माल कभी भेजा, वो माल का डिलीवरी चलन के हिसाब से, डिलीवरी चलन से हमने माल कब भेजा, वो डिलीवरी चलन का माल वापस आया कि नहीं, या पार्शियल माल वापस आया, पार्शियल सेल्स हुआ, और इसका हमें इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस हमने जनरेट कर दिया। तो वो रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। जीएसटी के अंदर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चलन, ये किसी चीज का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया है कि उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए कंपल्सरी। जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट या रिफंड वाउचर के अंदर देखे तो नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर वो कंपल्सरी है। ये सारे के सारे जो फील्ड्स है वो कंपल्सरी है, जो हमें वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाहिए। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, मतलब सीरियल नंबर पूरे साल में एक ही होना चाहिए, एक ही सीरियल चलनी चाहिए। ये नहीं कि ये मंथ में हमने एक नंबर से शुरू किया है, सपोज अप्रैल महीने में एक नंबर से शुरू हो रहा है, तो मई महीने में हम दूसरी सीरीज कर दे, वो कंटिन्यूअसली सेम सीरीज होनी चाहिए। हाँ, हम एक से ज्यादा सीरीज रख सकते हैं, सपोज लोकल सेल्स के लिए एक सीरीज चल रही है और एक्सपोर्ट के लिए दूसरी सीरीज चल रही है। डेट ऑफ इश्यू, जो दिन हमने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है वो डेट, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड है, अदरवाइज उसका नाम, एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, एचएसएन कोड, माल का डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर कितने % टैक्स लगेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स, क्या ये टैक्स हमें रिवर्स चार्ज पे करना है, और साइन, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनका या उनके ऑथोराइज पर्सन का।
डेबिट या क्रेडिट नोट, उसके लिए नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट नोट हम पर्टिकुलर इनवॉइस के सामने ही इशू कर सकते हैं इनवॉइस को रेक्टिफाई करने के लिए। इसके लिए इसका सामने करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना जरूरी है। अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और टैक्स, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर या उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, डिलीवरी चलन, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनर जिनको माल बेचते हैं, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनी, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू। डिलीवरी चलन में अक्सर सवाल सबके आते हैं कि इसमें हम लोग वैल्यू नहीं लिख सकते, बट एज पर जीएसटी इसमें वैल्यू लिखना कंपलसरी है। दूसरा, इसमें मेजोरिटी चीज जो अलग है और जो लिखना कंपलसरी है वो है पर्पस ऑफ मूवमेंट। ये डिलीवरी चलन हम किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं, वेदर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू हो रहा है या इंस्पेक्शन के लिए इशू हो रहा है या सर्टिफिकेशन के लिए इशू हो रहा है। रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स अमाउंट, ऑफ कोर्स इसमें हमें डिलीवरी चलन में रेट ऑफ टैक्स और टैक्स अमाउंट हम लिखते जरूर है, लेकिन पे नहीं करना है, पर लिखना कंपलसरी है। और सिग्नेचर ऑफ सप्लायर। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। Chita ji? Yes, Hina ji. I'm done with the presentation. If you can open the Q&A, there are few technical questions are there. One second. If you can address. Let me see. Sorry, presentation was open, so I could not. You got the question? No. One sec. Okay, let me read. Can DRCR note be used for difference in invoice value because of the gold rate fluctuates? एक कस्टमर के पास वो गोल्ड रेट का भी डिफरेंस ले रहे हो तो हाँ। जीता जी, if you allow. Yes sir. या उनको जवाब देने दीजिए, कोई अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर गोल्ड रेट ये आपके इनवॉइस के साथ का आपका डिफरेंस है और कस्टमर या सप्लायर के साथ वो एडजस्ट हो रहा है तो हाँ, तो इश्यू कर सकते हैं। हिना बेन जी, एक समझाइए आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी ऑन प्रोविजनल इनवॉइस बेसिस विदाउट फिक्सिंग द गोल्ड रेट, so what happens that the value of the consignment FOB value as reflected into the shipping bill is on the basis of the provisional purchase certificate and the value addition whatever we have mentioned into the invoice, but that is not a final final invoice. Now suppose this invoice was of $100, so naturally my tax liability is 3% and I reflect the same thing into the shipping bill and I claim that money as refund back. Okay, up to that it is fine. But what happens that in future, जब मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूँ, suppose gold की वैल्यू 10% बढ़ गई, तो my buyer will pay me 10% higher than whatever the provisional invoice was there, because final invoice is
10% हायर। सो नाउ अब वो फाइनल इनवॉइस मेरा $110 का हो गया, तो नेचुरली मुझे उसे $10 के डिफरेंस का एक डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है, परंतु और उस डेबिट नोट पर मुझे टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है। मगर मेरा रिफंड का जो क्लेम है वो उतना ही वैलिड है जितना कि मैंने शिपिंग बिल में वैल्यू दिखाई थी। तो ये जो डिफरेंस वाला जो है इसका मुझे नुकसान हो जाता है। और यदि कोई कारण से $90 का फाइनल इनवॉइस आ गया, यानी 10% लेस वैल्यू, तब डिपार्टमेंट मेरे से वो पैसा वापस मांगता है कि आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था रिफंड। तो ये दोनों तरफ से अनफेयर होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन आप दें? जी आपने पहले जब ये इशू किया, जब ये एक्सपोर्ट किया, वो कंसाइनमेंट पे एक्सपोर्ट किया, राइट? दैट इज नॉट अ फाइनल इनवॉइस। आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। रिफंड तभी क्लेम हो सकता है जब भी आप फाइनल इनवॉइस बनाए। तो आप नहीं, तो अगर मैं ये क्लेम नहीं करता हूं तब तो मेरा पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि मुझे तो उस समय आपको लिखना जब भी पड़ेगा। फाइनल क्लोज, आप जब भी फाइनल इनवॉइस रेज करते हो वही टाइम पे आपको रिफंड, आप एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए। हिना बेन, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो वे जीरो रेटेड है या टैक्स पेड है, वो तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। मुझे जीरो रेटेड नहीं करना है। करेक्ट। अगर है जीरो रेटेड नहीं करना है। हाँ प्रकाश जी, इसका मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करूं? ओके ओके ओके। दूसरे सबके छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, ले लीजिए। या मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इसका। श्योर। एक क्वेश्चन है, डिलीवरी चलन फॉर ऑर्डर टेकिंग और सैंपल, प्लीज एक्सप्लेन। ऑर्डर टेकिंग और डिलीवरी चलन तो जब भी इनवॉइस के बिना माल बाहर जाता है तभी बनता है। ऑर्डर टेकिंग के टाइम पे डिलीवरी चलन तो कैसे बनता है? इन केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर इन योर ओन कंपनी, आपकी खुद की कंपनी पे, तो आपको डिलीवरी चलन नहीं, आपको इनवॉइस से ही ट्रांसफर करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉक ट्रांसफर के टाइम पे हमें सिर्फ डिलीवरी चलन करना है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी पे ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इनवॉइस से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। डिलीवरी चलन वही यूज होगा जहां पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, कैन वी गेट रिफंड ऑफ सेल्स रिटर्न विद इन 6 months अंडर जीएसटी? यस हमें मिल सकता है। डू वी गेट मेंशन टैक्सेबल वैल्यू इन एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट? डू वी हैव टू मेंशन एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में मेंशन करना? सॉरी, मुझे जीएसटी के लिए आप कोई क्वेश्चन पूछे एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट के बारे में, आई एम नॉट अवेयर। There is a question, Hina ji. जी। In question answer like chart, can DRCR note be used for difference in the invoice value because of the gold rate fluctuation? ठीक है, आपने बोला है कि हाँ, आपने उसका रिप्लाई दिया। उसके नीचे हाँ, बट मुझे ना थोड़ा सा वो क्लियर नहीं फील हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर आपके कस्टमर के साथ ये टर्म्स है कि अगर मैं सेल करूंगा तो अपनी पेमेंट आने तक मुझे पर्टिकुलर अमाउंट गोल्ड का चाहिए और इंक्रीज हो जाती है गोल्ड की, ठीक है, तो आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको कस्टमर से रिकवर करना है। तो वो पर्टिकुलर जो इनवॉइस में आपने एक्सपोर्ट किया, सॉरी सेल किया था, उसका रेफरेंस लेके आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं रेट ऑफ डिफरेंस करके। ओके ओके, नेक्स्ट जी। नहीं, क्वेश्चन इतने ज्यादा है ना, वो ऊपर से वो आपने कोई सिलेक्ट किए है तो मुझे पूछिए। नहीं, इस पे दो वैलिड क्वेश्चन मुझे फील हो रहा है। आवर कस्टमर डू रेट फिक्स ऑन पार्शियल बेसिस, फॉलो टू दैट क्वेश्चन। सो कैन वी इशू 2 to 3? आवर कस्टमर्स डू रेट फिक्स ऑन पार्शियल बेसिस। कस्टमर ने पार्शियल बेसिस रेट फिक्स किया है। सो कैन वी इशू 2 to 3 DR notes
and CR notes on a single invoice? Yes, I think in Yes. GST you can. There it is no does bar. not allow. No, it does allow. There is no bar. आप इशू कर सकते हो. Okay. रेट में डिफरेंस, रेट डिफरेंस है या क्वांटिटी डिफरेंस है तो आप इशू कर सकते हो. नहीं वो बोल रहे एक सिंगल इनवॉइस के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट डीआर शेयर कर तो सकते क्या हो. आपके कस्टमर पे आप प्रैक्टिकली ऐसा करते हो? ये आई थिंक हाँ, इसका मैं जवाब देता हूँ हिना जी. सपोज एक 10 किलो गोल्ड का एक्सपोर्ट पार्सल हुआ ये और एक्सपोर्ट मेरा बायर लोकल मुझे की बात शायद की जा रही है. अच्छा सॉरी. लोकल में ये शायद लोकल का क्वेश्चन है. एक्सपोर्ट के लिए भी आप जो बोल रहे हैं प्रकाश जी, उसमें जब भी फाइनल होता है आपका सेल होता है वही टाइम पे एक्सपोर्ट इनवॉइस बननी है और वो आपका पर्टिकुलर एक्सपोर्ट माना जाएगा, अदरवाइज कंसाइनमेंट. वो ठीक है, उनको जवाब दीजिए पहले. जो आप डोमेस्टिक का वो रेज कर रहे हैं ना, जी, वो डोमेस्टिक का था. हाँ जी. जीता जी, दूसरा क्वेश्चन. तो ये डोमेस्टिक में अलाउड है लेकिन एक्सपोर्ट में अलाउड नहीं है. एक्सपोर्ट में तब तक वो एक्सपोर्ट ही नहीं माना जाएगा. अगर आपने उन अप्रूवल या फिर देखने के लिए है तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं है. तो क्वेश्चन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट डजंट अराइज. ओके. जब भी कंफर्म होता है वही टाइम पे आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा, वही टाइम पे आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज करनी है. ओके. एक क्वेश्चन है जी. currently FM finance minister announced of threshold limit 5 crore for MSME. Correct. Please explain about the condition of 5% cash transaction. ओके. ये तो ऑडिट के लिए है. दिस इज फॉर ऑडिट. 5% आपका कैश ट्रांजेक्शन में है देन यू आर आपको रूटीन में ये 5 करोड़ वाला एप्लीकेबल नहीं है. Okay. Next question. What to do with goods sold on approval basis? Logistic proof will not be available on final invoice as goods already sold to customer. सॉरी, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है. आप यहाँ पे खुद जाके भी देख सकते हैं हिना जी. क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन एंड आंसर पे जाइए. यस, एक मिनट. हाँ. Got the question? No. Okay. Goods on sale on consignment, shipping bill वाला. जीता जी, कौन सा क्वेश्चन है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन आंसर में है या चैट में है? क्वेश्चन आंसर में है. ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है. काफी सारे क्वेश्चन रिप्लाई कर चुके हैं इसीलिए. एनीवे मैं फिर से पढ़ रही हूँ. What to do with the goods sold on approval basis? Goods Logistic proof will not be available on final invoice. गुड्स जब तक अप्रूवल पे है तब तक वो सोल्ड कैसे हो सकता है? इसके लिए ये डिटेल हमने लिया था. जब तक गुड्स अप्रूवल पे है, हम लोग भेज रहे हैं ऑन अप्रूवल. जब भी सिलेक्ट होता है पार्शियल या कंप्लीट, वही टाइम पे आपको इनवॉइस जनरेट करनी है और ये अप्रूवल के भेजा उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है. ओके. अच्छा, उसका रिकॉर्ड रखना है. और लॉजिस्टिक वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैंने फाइनल इनवॉइस उधर से उसने अप्रूवल बेसिस पे लेके गया था और पूरा कंप्लीट जो भी पार्सल था वो सेल आउट हो गया. हाँ. बोल रहे अभी मैं लॉजिस्टिक प्रूफ कहाँ से दूं? नहीं, सेल तो हो गया है लेकिन और जो लॉजिस्टिक प्रूफ था वो अप्रूवल बेसिस पे था, वहां पे फाइनल सेल का कुछ नहीं था. उसके कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. ओके. उसके लिए आप जब भी लॉजिस्टिक आपने सेंड किया, सपोज 1000 कैरेट आपने यहाँ से पर्टिकुलर जगह पे अप्रूवल के लिए भेजा है, उसमें से सेल हुआ, आप लिख सकते हो. तो कैसे डिलीवर हुआ वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी चलन के साथ आपका लिंक हो जाएगा. और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, तो एग्जांपल दीजिए.
ओके से मैंने 100 कैरेट का किसी के पास अप्रूवल बेसिस पे दिखाने के लिए भेजा था। ओके, आपने 100 कैरेट का, ठीक है, हाँ अप्रूवल बेसिस पे किसी को सिर्फ ये व्यू करने के लिए भेजा था। करेक्ट लेकिन उसको पूरा पसंद आया, उसने पूरा 100 कैरेट खरीद लिया। करेक्ट लेकिन मैंने तो भेजा है अप्रूवल बेसिस पे, करेक्ट और मेरा लॉजिस्टिक जो है अप्रूवल के लिए ही, वो लॉजिस्टिक का डिटेल्स डॉक्यूमेंट जो भी है, करेक्ट अब मैं वो फाइनल सेल को, फाइनल सेल हुआ, उसका जो भी रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको मैं कैसे कहाँ से मैनेज करूँ, ये जरा बताइए। करेक्ट। अभी आपने 100 कैरेट यहाँ से माल दिल्ली भेजा आपके किसी कस्टमर को, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें से तो आपको एक तो नंबर 1 आपको सारी डिटेल रखनी है और पूरा ट्रैक रखना है, राइट? तो 100 कैरेट भेजा, कैसे किस तरह से भेजा, कौन से कुरियर से भेजा, कौन से नंबर से भेजा, वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा उसका ट्रैकिंग के हिसाब से आ जाएगा सामने कि आपने ये 100 कैरेट जो सेल था, 100 कैरेट था, वो पूरा सपोज सेल हो गया, तो उसका आपने इनवॉइस नंबर ये बनाया, हाँ जी। 25 के हिसाब से ये सेल हो गया, तो आपका ये कोरिलेट ऑलरेडी हो गया कि जो माल आपने जो सेल्स इनवॉइस रेज किया है, राइट, उसका लॉजिस्टिक डिटेल आपका डिलीवरी चलन के साथ है, तो ये लिंक हो रहा है। दिस इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एम आई क्लियर? या आप जो बोले उसमें मैं दूसरे एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज 100 कैरेट का पार्सल भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए, उसमें से 80 कैरेट्स माल उन्होंने रखा है और 20 कैरेट रिटर्न किया, तो वो जब भी डिलीवरी चलन के साथ 20 कैरेट्स रिटर्न करेगा, तो हमें अपना जो डिलीवरी चलन का ट्रैकिंग शीट है उसके अंदर मेंशन करना है कि 80 कैरेट है वो एक इनवॉइस नंबर से 25 के हिसाब से सेल हुआ, और 20 कैरेट से वो ये पर्टिकुलर डेट को इस तरह से हमारे पास रिटर्न आ गया। सो योर डिलीवरी चलन इज क्लोज्ड। Am I clear? We do the export 1000 USD and we claim GST on same if customer make deduction of 100 USD which is not mentioned in shipping bill, what happens to the refund? But my input credit is available in cash ledger. अभी जीएसटी रूल के हिसाब से अमाउंट आने का कहीं भी कोई रूल लिखा नहीं है, सो यू कैन क्लेम। और ये दूसरे एक में आप देख सकते हैं, बट जीएसटी के लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मेजॉरिटी क्वेश्चंस टेक केयर किए गए हैं। हीना मैडम, एक क्वेश्चन है। हाँ, when goods are sent on consignment, shipping bill is raised at that time. Now when Correct. final sales is booked, what should be the shipping bill details in GSTRN1? आपको कंसाइनमेंट का भी करना है, वो ऑटोमेटिक कंसाइनमेंट नंबर के साथ वो कैच करता है। कंसाइनमेंट पे जो आपने माल भेजा है वही रहेगा आपका शिपिंग बिल का डिटेल। Okay.